Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ओम प्रकाश दास और अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत की दुनिया में, और कुछ झलकियां होंगी फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर। बीजेपी के केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम होगी बैठक। बैठक में आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उम्मीदवारों के चयन पर होगा विचार। बांग्लादेश की यात्रा पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे ढाका। यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की करेंगे समीक्षा। जयशंकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री से भी करेंगे मुलाकात। चाबहार दिवस के मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंत्री स्तरीय उद्घाटन सत्र को किया संबोधित। कहा, व्यापार और पारगमन उद्देश्यों के लिए चाबहार बंदरगाह के संयुक्त उपयोग और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सभी क्षेत्रीय हितधारकों के साथ भारत काम करने के लिए प्रतिबद्ध। देश में तेज रफ्तार से कोरोना टीकाकरण अभियान जारी। अब तक 1,66,00,000 लोगों को दी गई वैक्सीन की खुराक। बीते 24 घंटे में 10 लाख लोगों ने लगवाया टीका। हालांकि महाराष्ट्र सहित 5 राज्यों में कोरोना के नए मामलों में वृद्धि। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में आईईडी ब्लास्ट धमाके में झारखंड पुलिस के 3 जवान शहीद। पुलिस के 2 जवान गंभीर रूप से घायल। सीआरपीएफ का 1 जवान भी घायल। और भारत इंग्लैंड के बीच चौथे टेस्ट मैच का पहला सत्र रहा भारत के नाम। इंग्लैंड को लगे शुरुआती झटके। सीरीज में टीम इंडिया ने बना रखी है 2-1 की बढ़त। जीत या ड्रॉ पहुंचाएगा भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में। तो ये थी बड़ी खबरें और सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। और पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में चुनावों के मद्देनजर आज दिल्ली में के भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने जा रही है और इन बैठक में उम्मीदवारों की पहली सूची पर मंथन होगा। विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची को मंजूरी दे सकती है। बंगाल और असम में पहले चरण का चुनाव 27 मार्च को होना है और इससे पहले बीजेपी अध्यक्ष के साथ पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर विचार विमर्श हुआ। पश्चिम बंगाल भाजपा प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने भाजपा अध्यक्ष से मुलाकात की। इस वक्त जेपी नड्डा के आवास पर बैठक चल रही है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह समेत पश्चिम बंगाल भाजपा के तमाम नेता मौजूद हैं। तो जिस तरह से हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होना है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा। और क्या अहमियत है पश्चिम बंगाल के चुनावों की, आप इसी से समझ सकते हैं कि आज जो शाम में भाजपा की चुनाव समिति की बैठक होनी है उसके पहले पश्चिम बंगाल पर विशेष चर्चा के लिए भाजपा कोर ग्रुप की
बैठक इस समय चल रही है, यानी पश्चिम बंगाल कितना जरूरी है ये इस बात से भी सामने आता है। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़ गए हैं इस पूरे खबर के साथ, जो जेपी नड्डा के आवास के बाहर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और भाजपा सीईसी बैठक पर बात करते हैं। जरा चले राजेश, सबसे पहले हमें यह समझाएं कि क्या कुछ इस बैठक में होगा, क्योंकि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक तो शाम में है, उसके पहले इस बैठक के क्या मायने? आपकी आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही राजेश। लगता है कोई तकनीकी कारण की वजह से राजेश राज, उनकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम कोशिश करेंगे इस तकनीकी दिक्कत को दूर करने का। उसके पहले जरा बात कर लेते हैं इस वक्त की ताजा खबर की। और विदेश मंत्री एस जयशंकर आज बांग्लादेश की राजधानी ढाका पहुंच गए हैं। जयशंकर की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब इसी महीने के अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बांग्लादेश यात्रा संभावित है। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार एस जयशंकर बांग्लादेश के अपने समकक्ष डॉक्टर ए.के. अब्दुल मोमिन के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर जा रही हैं। मंत्रालय ने कहा है कि अपनी यात्रा के दौरान एस जयशंकर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना और विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। मंत्रालय ने कहा है कि इस यात्रा के दौरान जयशंकर को द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति की समीक्षा करने का मौका मिलेगा। विदेश मंत्री की बांग्लादेश यात्रा 17 दिसंबर 2020 को दोनों देशों के बीच डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री स्तरीय शिखर वार्ता के बाद हो रही है। और एक बार फिर से भाजपा की जो आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और उसके पहले इस वक्त जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उनके आवास पर जो पश्चिम बंगाल की कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, उसमें ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, शाम को केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, तमाम नामों पर विचार विमर्श होना, उसके पहले पश्चिम बंगाल के जो कोर ग्रुप है उससे संबंधित लोगों की बैठक होना, इसके क्या मायने? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि जो पैनल जाता है राज्य से बीजेपी कोर ग्रुप से, उसी पर विचार करके अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगती है। और ऐसे में जब पश्चिम बंगाल बहुत महत्वपूर्ण है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर इस वक्त जो बैठक चल रही है, इसमें गृह मंत्री अमित शाह अभी इस बैठक में शामिल हुए और पश्चिम बंगाल बीजेपी के जो कोर ग्रुप के नेता हैं, बीजेपी के पश्चिम बंगाल के अध्यक्ष दिलीप घोष हो या कैलाश विजयवर्गीय जो बीजेपी प्रभारी हैं, समेत तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं पश्चिम बंगाल के, वो इसमें शामिल हो रहे हैं। दरअसल रणनीति यह है कि 2 चरण जो है उसके तहत कम से कम 60 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज की बैठक के बाद उनको तय कर लिया जाए। और जानते हैं कि कल भी बैठक होनी है, तो ऐसे में उसके बाद औपचारिक तौर पर ऐलान कर लिया जाए। दूसरी ये बात है जिसको लेकर खबर आ रही है कि शुभेंदु अधिकारी जो लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि अगर पार्टी चाहेगी तो वो ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार हो सकते हैं नंदीग्राम से, तो ऐसे में उस पर भी अंतिम मोहर एक तरह से लगनी है। यही कोर ग्रुप में इस पर फैसला होगा और उसकी अंतिम मोहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी भाजपा मुख्यालय पर, उसमें लगेगी। तो निश्चित तौर पर वो एक बहुत बड़ा फैसला है। सूत्र बता रहे हैं कि इस बारे में फैसला बीजेपी ले सकती है। शुभेंदु अधिकारी का नाम औपचारिक तौर पर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद जब पहली सूची आएगी तो उसमें शामिल हो सकता है। ममता बनर्जी के खिलाफ वो उम्मीदवार हो सकते हैं, हालांकि उस पर अंतिम मोहर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद लगेगी। तो इसलिए मायने है कि सीटवार देखें तो बहुत महत्वपूर्ण है और कम से कम 2 चरणों के लिए यानी 60 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने वाली है। ये सूत्र की जानकारी मिल रही है और उस कोर ग्रुप में उन नामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। आज ठीक केंद्रीय चुनाव समिति की शाम की बैठक से पहले बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पश्चिम बंगाल कोर ग्रुप की बैठक के साथ। शैलेंद्र, अब एक सवाल जो बार बार पूछा गया होगा आपसे और बार बार ये भाजपा से भी पूछा जाता है, वो सवाल ये कि क्या प्राथमिकता, क्या पैमाने होंगे नामों को अंतिम रूप देने के लिए, खासकर पश्चिम बंगाल में, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे नए लोग भी भाजपा में आए हैं, तो प्राथमिकता क्या होगी? देखिए, स्पष्ट तौर पर बीजेपी की जो रणनीति है वो एक विनेबिलिटी फैक्टर को देखा जाएगा।
जनाधार वाले नेता को प्राथमिकता दी जाएगी। और हम जानते हैं कि पिछले 2-3 महीनों में देखें या पिछले 1 वर्ष में देखें तो तमाम नेता खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए हैं। तो ऐसे में उनमें से भी कई नेताओं का नाम देखने को मिल सकता है। जो पहली सूची आएगी उसमें भी खासतौर पर नाम देखने को मिल सकता है। हम जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी जैसे जनाधार वाले नेता वो बीजेपी में आए हैं तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर, तो वो जरूर चाहेंगे कि उनके कुछ समर्थकों को भी टिकट मिले। तो ऐसे में एक सामंजस्य बिठाते हुए, विनेबिलिटी फैक्टर को देखते हुए बीजेपी पश्चिम बंगाल में अपने उम्मीदवारों के नाम का चयन कर सकती है। और ये पहली ही सूची से दिखाई दे सकता है कि न केवल कई नए चेहरे होंगे, जो पुराने बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो लगातार पार्टी के लिए काम करते रहे उनको भी टिकट मिलेगा, और साथ ही साथ सामंजस्य बिठाया जाएगा जो नए लोग आए हैं पार्टी में, जनाधार वाले नेता खासतौर पर तृणमूल कांग्रेस से या दूसरी पार्टी से। एक सवाल और खासकर जो, और आपको यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ, एक खबर आ रही है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने द्वारका एक्सप्रेसवे के कार्य की प्रगति की समीक्षा की है, और सीधे आपको ले चलते हैं इससे जुड़ी प्रेस वार्ता की। एक नेल्सन मंडेला मार्ग जो है वहां जोड़ने के लिए एक और 5 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं, तो ये भी आगे तुरंत इसका काम हमने काफी हाथ में लिया है, डीपीआर बन रहा है, शायद इसी साल ये काम शुरू करेंगे। तो ये जो टनल बनेगी इसके कारण स्वाभाविक रूप से ट्रैफिक जाम के प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, और इसी रोड का उपयोग करके होगा। इसमें दिल्ली जयपुर जो रोड था, ये मैं जब मंत्री बना तो बहुत समस्याएं थी, काफी तकरारें लेकर, मुझे लगता राव साहब भी मेरे बार अनेक बार मेरे पास आए, यहाँ के एमपी एमएलए सब त्रस्त थे। तो ये हीरो वाला ब्रिज हमने बनाया, एक राजीव चौक का था उसको कुछ किया, अंडरपास बनाया, आगे भी 2-3 ब्रिजेस बनाए। काफी जगह पर हमने ट्रैफिक जाम हो रहा था उसके लिए भी अलग प्रकार से डिजाइन करके वो भी बनाया, ताकि आज मैं रोड से आया हूँ काफी उसमें काफी सुविधा प्राप्त हुई। ये प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि दिल्ली में, इसके साथ साथ दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में हम लोग जो काम कर रहे हैं वो करीब 60,000 करोड़ के काम हम कर रहे हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा, एक ईस्टर्न पेरिफेरल रोड हमने पूरा किया है, जिसमें हमने 12,000 करोड़ रुपए खर्चा किए हैं, और जो वेस्टर्न पेरिफेरल है वो हरियाणा सरकार ने किया है, वो 7,000 करोड़ है, से 19,000 करोड़ दिल्ली के लिए रिंग रोड बना है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि ये हमारे लिए दिल्ली में जो बाहर से पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल से जो ट्रैफिक आता था वो अभी दिल्ली के बाहर जा रहा है। तो ये कीमत इसकी 12,000 करोड़ हमने एनएचआई की तरफ से खर्चा किया। फिर द्वारका एक्सप्रेस में ये 29 किलोमीटर है, 9,500 करोड़ रुपए इसमें खर्चा कर रहे हैं हम लोग, और इसमें अभी और 1.5 किलोमीटर की टनल नई जो बनाएंगे जो T3 तक जाएगी वो, और उसके साथ हम लोग 5 किलोमीटर की टनल वसंतपुर तक बनाएंगे, तो उसके लिए 5,000 करोड़। ऐसा ये टोटल प्रोजेक्ट करीब 14 से 15,000 करोड़ का होगा। बाद में दिल्ली सहारनपुर के इसमें अक्षरधाम, लोनी, बागपत, शामली और सहारनपुर, ये 150 किलोमीटर रोड हम बना रहे हैं, जिसकी कीमत 12,000 करोड़ रुपए है। फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस हाईवे, जिसमें से दिल्ली के पैकेज ओपन हुए वो करीब 7,000 करोड़ के हैं, और दिल्ली मेरठ आने के लिए 4 घंटे लगते थे। हम अप्रैल में इसका, मार्च एंड तक इसका काम पूरा करेंगे, और 2 आरओबी पूरे नहीं हुए हैं, तो शायद जून तक लग जाएगा। तो ये होने से द्वारका से अपना मेरठ से दिल्ली 45 से 50 मिनट हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर हमने 7,000 करोड़ खर्चा किए। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड था वो UER फेज 2 न्यू रिंग रोड दिल्ली का, इसके लिए मुझे LG साहब ने बहुत सहयोग किया। इसका लैंड एक्विजिशन पूरा हुआ है, DDA के साथ बातचीत हुई, और उसके बाद में अभी उनके प्रपोजल से उन्होंने एक्सेप्ट किया है। टेंडर हमने बुलाकर रखा है,
ये दिल्ली, ये यूआर फेज 2 न्यू रिंग रोड दिल्ली, ये 7,700 करोड़ रुपए का है और मेरा विश्वास है कि आने वाले 3 महीने में हमने टेंडर बुला लिया, इसके काम की हम शुरुआत करेंगे। फिर मुकरबा चौक से पानीपत ये काम बंद पड़ा था, फिर इसको हमने कॉन्ट्रैक्टर को रिप्लेस किया है और ये भी काम 2300 करोड़ का है, 8 लेन रोड है, इसका काफी काम अब पूरा हुआ है। मुझे लगता है कब तक पूरा होगा, जुलाई तक ये काम पूरा हो जाएगा। फिर धौला कुआं में भी एक बहुत ट्रैफिक जाम होता था और मैं भी उसमें रोज जब भी हवाई जहाज पकड़ने के लिए जाता था तो फंसता था, तो काम काफी पूरा हो गए हैं। थोड़े चेंजेस मैंने बताया उसमें, और कुछ अगर डिफेंस के सहयोग के साथ वो आ जाएगा तो वो भी निश्चित रूप से पूरा होगा। ये जो डीएनडी आश्रम और बदरपुर होकर जो रोड है हमारे विदुड़ी जी के, इसमें तो कालिंदी कुंज, फरीदाबाद, बल्लभगढ़ और सोना, ये 60 किलोमीटर का है, ये 4000 करोड़ का इसका काम शुरू हो गया है। थोड़ा सा फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के कुछ, हाँ 5000 करोड़ है ये, इसका काम थोड़ा एनवायरनमेंट का लास्ट परमिशन है, वो कॉन्ट्रैक्टर को अवार्ड हो गया, उनने साइट भी मोबिलाइज की है, ये 5000 करोड़ का है। तो अब देख रहे थे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारका एक्सप्रेसवे और एनसीआर में जिस तरह से सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है, उससे मुतल्लिक प्रेस वार्ता में अपना संबोधन दे रहे थे। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। भारत आज चाबहार दिवस मना रहा है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंत्री स्तरीय उद्घाटन सत्र को संबोधित किया और एस जयशंकर ने कहा कि आज की घटना हमारे क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बढ़ाने और चाबहार के माध्यम से मध्य एशियाई देशों में समुद्र तक पहुंच प्रदान करने के लिए सभी क्षेत्रीय हितधारकों के साथ मिलकर काम करने की मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इस वर्चुअल आयोजन में अफगानिस्तान, आर्मीनिया, ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि आइए सुनते हैं। Today's event reflects India's strong commitment to work together with all regional stakeholders to enhance connectivity in our region and to provide unhindered access to the sea to landlocked Central Asian countries through Chabahar. Today's event also commemorates 5 years of the signing of the tripartite agreement on the establishment of a trilateral transport and transit corridor. साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि चाबहार पोर्ट न केवल क्षेत्र के लिए एक वाणिज्यिक पारगमन केंद्र के रूप में उभरा है, बल्कि मानवीय सहायता के वितरण की सुविधा भी है। खासकर कोरोना महामारी के दौरान पोर्ट अफगानिस्तान के लोगों की शांति, स्थिरता और समृद्धि के प्रति हमारी साझा प्रतिबद्धता का हिस्सा है। The Chabahar port has not only emerged as a commercial transit hub for the region, but also facilitated the delivery of humanitarian assistance, especially during the COVID-19 pandemic. The port is part of our shared commitment towards peace, stability and prosperity of the people of Afghanistan. अब खबर झारखंड से। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले से एक बड़ी खबर आई आज। यहां एक आईडी ब्लास्ट में सुरक्षा बलों के 3 जवानों के शहीद होने की खबर है। 2 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। आईडी विस्फोट की सूचना मिलते ही जिला मुख्यालय चाईबासा से सभी वरिष्ठ पुलिस पदाधिकारी सीआरपीएफ के साथ 60 बटालियन के कमांडेंट घटनास्थल पर पहुंच गए। उस खबर पर ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता हमारे नीरज सिंह जुड़ रहे हैं। नीरज, इस जो पश्चिम सिंहभूम जिले में हुआ है, इससे मुतालिक क्या अपडेट इस वक्त है? देखिए, बिल्कुल बड़ा दुखद हादसा आज सुबह करीब 9:15 बजे के आसपास हुआ है, जब ये सर्च पार्टी वापस लौट रही थी। नक्सल के खिलाफ लगातार जो अभियान है वो झारखंड पुलिस, इसके अलावा जो सीआरपीएफ के जो लोग थे वो चला रहे थे।
क्योंकि इसी इलाके में कुछ दिनों पहले भी जो जवान हैं उन पर नक्सलियों ने अटैक किया था और यही कारण है कि वो इस इलाके में लगातार सघन सर्च अभियान चला रहे थे। अब जब ये पार्टी अपने अभियान को चलाकर लौट रही थी तो उस समय आईईडी ब्लास्ट किया गया और जिसमें 2 झारखंड पुलिस के जो जवान हैं वो मौके पर ही शहीद हो गए। इसके अलावा जो 3 लोग घायल थे उनको एयरलिफ्ट कराया गया रांची के लिए। इसमें से एक जवान है उसकी भी जो मौत है वो हो गई है और अभी बाकी जो जवान हैं उनका इलाज कराया जा रहा है रांची के अस्पताल में। लेकिन अभी भी इलाके में सर्च अभियान लगातार जारी है क्योंकि सीआरपीएफ की अतिरिक्त जो फोर्स है वो वहां पहुंच गई है। इसके अलावा झारखंड पुलिस की जो जगुआर फोर्स है वो भी पूरे इलाके में लगातार सघन अभियान चला रही है। नीरज, अगर आईडी का इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब पहले से सूचना रही होगी, जिन्होंने विस्फोट किया कहें नक्सली उनको सूचना रही होगी और उस तरह से उसको प्लान किया गया होगा। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की घटनाएं सामने आई थी। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि एक योजना के तहत नक्सली इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल योजना के तहत ओपी अंजाम देते हैं क्योंकि काफी सघन इलाका है और जंगल काफी घना वहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा पहाड़ी इलाका भी है। जिस तरह की परिस्थितियां वहाँ पर मौजूद हैं, निश्चित तौर पर जो नक्सली हैं वो इस तरह की कोशिशें करते हैं लगातार कि जो जवान हैं उनके मनोबल को तोड़ा जाए। लेकिन जिस तरीके से लगातार अभियान उनके खिलाफ चल रहे हैं, आप अगर देखें पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से नक्सल जो इलाका है वो सुखड़कर कुछ ही क्षेत्रों में रह गया है। बड़े पैमाने पर जो नक्सली हैं उनको मार गिराया गया है। बड़े पैमाने पर नक्सलियों ने आत्मसमर्पण भी किया है। कुछ दिनों पहले भी छत्तीसगढ़ में जो जोनल कमांडर है नक्सली उसने अपनी टीम के साथ सरेंडर किया। तो इस तरह जिस तरीके से लगातार इन पर प्रेशर मेंटेन किया गया है हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने, तो वो घबराहट भी दिखाई देती है। और चूंकि पूरे जंगलों में अलग अलग जगह आईडी लगी हुई है पहले से भी, छत्तीसगढ़ में भी कई सारे इलाके हैं जहां पर आईडी इन्होंने पहले से लगा के रखी हुई है। और जब इस तरह का मूवमेंट होता है, जब फोर्स वहां से निकलती है तो इस तरह के आईडी नक्सली करते हैं। तो ये भी एक आईडी थी जो पहले से ही लगा के रखी गई थी। और जब पुलिस पार्टी नक्सल के खिलाफ अभियान सर्च करके वापस लौट रही थी उस समय ये आईडी ब्लास्ट किया गया, जिसमें 3 जवान शहीद हो गए और जो घायल हैं 2 लोग, उनका अभी भी इलाज चला, जिसमें एक की हालत गंभीर है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस पे अपडेट इस खबर पे ये है कि जो पश्चिम सिंहभूम जिले में आज नक्सलियों ने जो आईडी ब्लास्ट किए उसमें हमारे शहीद हुए जवानों की संख्या अब 4 तक पहुंच गई है। आगे बढ़ेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आईआईटी तिरुपति के 6ठे संस्थान दिवस समारोह को संबोधित किया। उन्होंने आईआईटी के शिक्षकों और छात्रों से भी संवाद किया। इससे पहले उपराष्ट्रपति ने आईआईटी तिरुपति के परिसर में लगी एक प्रदर्शनी का भी दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने कैंपस में पौधारोपण भी किया। और अब वैक्सीनेशन टीकाकरण की बात कर लेते हैं। देश भर में अब तक 1,66,00,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण हो चुका है। बीते 24 घंटों में 10 लाख लोगों ने टीका लगवाया है और 67,90,808 हेल्थ केयर वर्करों को पहली खुराक और 28,72,725 हेल्थ वर्करों को दूसरी डोज दी गई है। 58,03,856 फ्रंटलाइन वर्करों को पहली डोज और 4,202 लोगों को दूसरी डोज दी गई है। 60 साल से ज्यादा के उम्र के 10,698 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। वहीं 45 से 60 साल की उम्र के 1,43,759 कोमॉर्बिड लोगों का वैक्सीनेशन किया गया। और इंग्लैंड को भारत से एस्ट्राजेनेका कोविड टीके की 1 करोड़ खुराकें मिलेंगी। इस टीके का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि उनके देश से एस्ट्राजेनेका कोविड टीके की 10 करोड़ खुराकों की मांग की गई है, जिसमें से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया 1 करोड़ टीकों की आपूर्ति कर रहा है। बांग्लादेश और ब्राजील जैसे निम्न और मध्यम आय वाले देश
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कोविशील्ड टीके पर निर्भर हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में भी इस टीके की मांग अब बढ़ रही है। और बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खुराक ली। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील करते हुए कहा कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उपराज्यपाल ने वैक्सीन बनाने के लिए देश के वैज्ञानिकों को धन्यवाद कहा। आज जम्मू मेडिकल कॉलेज में मैंने कोविशील्ड वैक्सीन लिया है कोरोना के लिए, और मुझे लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं लगा कि वैक्सीन भी लगी है। और मेरा निवेदन होगा जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों से जो इस श्रेणी में आते हैं कि शीघ्र वैक्सीनेशन लेने का कष्ट करें, और ये पूरी तरह सुरक्षित है। देश के वैज्ञानिकों पर और आविष्कारकर्ताओं पर हम सबको भरोसा है। मैं उन सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं जिन्होंने भारत को इस मामले में सक्षम बनाया। तो देखा जाए तो भारत का वैक्सीन मैत्री अभियान दुनिया भर में कोरोना से जंग लड़ने में एक अहम भूमिका निभा रहा है, और इसी के तहत भारतीय कोविशील्ड वैक्सीन की 5 लाख खुराक की पहली खेप आज सुबह कनाडा पहुंच गई। भारत अभी कनाडा को 15 लाख वैक्सीन की खुराकें और देगा। दरअसल कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रधानमंत्री मोदी से वैक्सीन का अनुरोध किया था, जिस पर पीएम मोदी ने कनाडा को कोरोना वैक्सीन देने का आश्वासन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि कोरोना के मद्देनजर सभी निजी और सरकारी अस्पताल वरिष्ठ नागरिकों को दाखिल करने को प्राथमिकता दें। वरिष्ठ नागरिकों के कोरोना से प्रभावित होने की ज्यादा आशंका को देखते हुए यह निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को यह कहा है कि ये सुनिश्चित करेंगे कि सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में वरिष्ठ नागरिकों को उपचार के लिए प्राथमिकता दी जाए, उन्हें इंतजार न करना पड़े। एक याचिका में बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा की मांग करते हुए अस्पतालों में बुजुर्गों को होने वाली परेशानी और कोरोना से जल्द संक्रमित होने की आशंका का हवाला दिया गया था। इससे पहले 4 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों को ऐसे ही निर्देश जारी किए थे। और असम का रुख करते हैं। असम सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों को 1ली से 9वीं कक्षा तक के छात्रों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का आदेश दिया है। कोरोना काल में महीनों तक स्कूल बंद रहने के कारण यह फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगला अकादमिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने का फैसला भी किया गया है। दरअसल असम समेत देश भर में कोरोना वायरस महामारी के कारण कई महीनों तक स्कूल बंद रहे। अकादमिक वर्ष में ज्यादातर समय बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं चली। नवंबर में असम में स्कूलों को ऑड इवन की व्यवस्था के साथ खोला गया था। इससे पहले दिल्ली, बिहार, केरल, यूपी, तमिलनाडु की सरकारें भी इस तरह का फैसला ले चुकी हैं। महाराष्ट्र का रुख करते हैं तो सोलापुर से बीजापुर को जोड़ने वाली 4 लेन NH25 के 25 किलोमीटर के 1 लेन हिस्से को महज 18 घंटे में पूरा किया गया है, और अब यह उपलब्धि लिम्का बुक ऑफ ईयर में भी दर्ज की गई। बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर देश भर में चल रहे निर्माण कार्य के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग ने एक अनोखा कीर्तिमान स्थापित किया है। ये कीर्तिमान 4 लेन सोलापुर बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग 25 के करीब 25.5 किलोमीटर हिस्से में 1 लेन का निर्माण महज 18 घंटे में करके स्थापित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की इस उपलब्धि को लिम्का बुक ऑफ ईयर में दर्ज किया गया है। 25 तारीख को हम लोग सबने एकजुट होकर एक ही टाइम सब काम चालू हुआ था, और ये हम लिम्का बुक को लिम्का वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को हमने ये इंटीमेट किया है कि हम ये करने वाले हैं। अभी तक किसी ने ये काम डिक्लेयर करके नहीं किया है, हम लोग ने डिक्लेयर करके किया है कि हम ये काम करने वाले हैं। किसी ने किया है नहीं किया है मैं नहीं जानता हूं इस बात का, मगर हम लोग तो काफी मेहनत करके ये काम किया है। गौरतलब है कि 110 किलोमीटर लंबे सोलापुर बीजापुर राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन पिछले साल ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया था।
और फिलहाल इस पर काम चल रहा है। इसी साल अक्टूबर तक इसका काम पूरा हो जाने की संभावना है। काम की गति को मिले सम्मान ने जहां विभाग का मनोबल बढ़ाया है, वहीं स्थानीय लोग भी काम की गति से काफी उत्साहित हैं। जो हाईवे का काम हुआ है वो अच्छे तरह से हो गया, इसलिए हमारे यहाँ के जो किसान है उनका सब्जी जो चल रहा है, खेती का उत्पादन है, वो मंडी में ले जाने के लिए अच्छे तरह से काम हो रहा है। और इसके सिवा यहाँ के जो बेरोजगार है उनको काम मिलने के लिए उसका फायदा होने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग का काम तेज गति से हो रहा है। इसका ढांचा बनाकर पहले ही दे दिया गया था। 2 साल की सीमित अवधि में ही इसे पूरा किया जा रहा है। अभी हाल में 18 घंटे में ही 12.5 किलोमीटर का काम पूरा कर दिया गया है। बहरहाल इस उपलब्धि ने एक बार फिर ठोस बुनियादी ढांचे को लेकर मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया है। सोलापुर से अविनाश तिपाद्री के साथ मुंबई से योगेश कुमार शीतल की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रुकेंगे मिड डे प्राइम में एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान, और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद। देखिए, आपके घर की एक एक दीवार चीख चीख कर कह रही है कि अच्छी सीमेंट क्यों नहीं लगाई। अगर वंडर सीमेंट लगाते तो दीवारें इतनी मजबूत होती कि आपके घर की दीवारों में बिल्कुल दरारें नहीं पड़ती। वंडर सीमेंट, जब भी आए भला कर जाए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत मिड डे प्राइम में। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। म्यांमार में सैन्य तख्तापलट के खिलाफ जारी विरोध प्रदर्शनों के दौरान सुरक्षा बलों के साथ झड़प में 38 प्रदर्शनकारियों की और मौत हो गई है। करीब दर्जनों लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। यांगून और मांडले समेत अन्य शहरों में सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों पर फायरिंग की। इससे पहले बीते रविवार को सुरक्षा बलों ने 18 प्रदर्शनकारियों को मौत के घाट उतार दिया था। आसियान के 4 सदस्य देशों इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर ने आंग सान सूची सहित राजनीतिक नेताओं को छोड़ने की अपील की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, जिस तरह से दमन की कार्रवाई जुंटा सरकार चला रही है म्यांमार में, क्या आपको लगता है क्या अंतर्राष्ट्रीय जिस तरह से दबाव बनाने की कोशिश हुई है तमाम देशों की तरफ से, उसको क्या बिल्कुल नजरअंदाज कर रही है वहां की जुंटा सरकार? देखिए, बिल्कुल ही ये बात कहना होगा कि जो अभी अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए हैं, चाहे हम अमेरिका की तरफ से लगाएं, जिसमें सैंक्शन लगाया, यूके ने भी सैंक्शन लगाया, बहुत सारे राष्ट्रों ने उनसे आग्रह किया है, तो आप कहें सॉफ्ट से लेकर अगर हार्ड तक की पॉलिसी स्टांस में देखिए कि दुनिया के अलग अलग देशों ने अलग अलग तरीके से इस पर रिएक्ट किया है, लेकिन वो सारी चीजें बेअसर रही हैं। सारे जो आवेदन हैं, सारे जो आग्रह हैं, वो म्यांमार की जो मिलिट्री जुंटा उस पर बेअसर रहे हैं। और अब जो पिछले कम से कम 2 से 3 दिनों में वहां पुलिस ने एक बर्बरता दिखी है प्रदर्शनकारियों पर, वो बहुत ज्यादा चिंता की बात है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के लिए। एक खास बात ओपी जो इस पूरे प्रक्रिया में उभरी है वो ये कि म्यांमार के जो पूर्व सरकार रही है, जो कि भी अपदस्थ है आंग सान सू की, उनके द्वारा जो अपॉइंटेड परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे यूनाइटेड नेशन में म्यांमार के, उन्होंने खुद वहां पर दुनिया के तमाम देशों से आग्रह किया कि वो म्यांमार में किसी भी तरीके का इंटरवेंशन करके म्यांमार की स्थिति को, वहां की राजनीतिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहयोग करें, जिसके बाद उन्हें वहां से म्यांमार की सरकार ने हटाने का ऐलान किया था। हालांकि जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है म्यांमार में, उन्होंने यूएन सेक्रेटरी जनरल को अपनी लेटर लिखी और उन्होंने कहा कि चूंकि म्यांमार की जो करंट जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उस पर वो अधिकार नहीं है और वो अभी भी वहां पर यूनाइटेड नेशन में म्यांमार के सही रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो एक आप कहें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही दावपेच की हालत हो गई है, जहां पर म्यांमार का
संयुक्त राष्ट्र में कौन सही प्रतिनिधि है, इस बारे में भी लेकर एक विवाद की स्थिति है। अभिषेक, क्या जो सैन्य जो अभी वहां पे शासन है, क्या कोई संकेत दे रही है कि कब वो जो है लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करेगी, नहीं करेगी, तो उसके क्या कारण गिनाए जा रहे हैं? और इन प्रदर्शनों को में जो मौतें हो रही हैं, क्या वो सड़कों पे हो रही है, उनको गोली मारा जा रहा है, या फिर उनको टारगेट किया जा रहा है जो प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं? कैसे समझें इसको? आप देखिए, ये जो पूरा म्यांमार का जो कू हुआ, जिसके बाद फिर धीरे धीरे वहां के लोगों में एक तरीके से आक्रोश पनपा, वो आक्रोश अब धीरे धीरे बहुत वृहद स्तर पर हो गया। सिर्फ नेपिताओं में नहीं, जो म्यांमार के अलग अलग शहर छोटे छोटे, वहां पर भी विरोध प्रदर्शन अब काफी ज्यादा एग्रेसिव होता चला जा रहा है। ऐसे में म्यांमार की जो करंट मिलिट्री जुंटा है, उन्होंने अपने रिस्ट्रिक्शंस में ढील दी है, और वो अब पुलिस ने पहले चार्ज के बाद, और जो वाटर कैनन होता है, चाहे टीयर गैस शेलिंग होती है, उसके बाद अब सीधा सीधा गोली मारी जा रही है, अब प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग हो रही है। और कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि जो कल परसों जो मौतें हुई हैं, उसमें से अधिकतर प्रदर्शनकारियों को गोली सीधे सर में लगी है। तो अगर इस तरीके की खबरें की पुष्टि होती है, तो ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक होगा कि आप प्रदर्शनकारियों को निशाना बना के उन्हें मार रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों का भी बहुत जबरदस्त उल्लंघन होगा। इसके अलावा जो म्यांमार की जो प्रेसिडेंट सरकार, जो जुंटा है, उसने लगातार कहा है कि वो नवंबर में जो इलेक्शन हुए थे वो फ्रॉड थे, वो रिग्ड थे, और उसमें जो वहां की मौजूदा सरकार थी आंग सान सूची की, उन्होंने काफी ज्यादा रिगिंग की थी इलेक्शन में, और इसीलिए उसको वो नहीं मानते और वो अब दोबारा से इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन इसके बाद जिस तरीके से आंग सान सूची को आपने सलाखों के पीछे रखा है, नजरबंद रखा है, उसके बाद आपने उन पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का आरोप लगाया है। इसके अलावा भी और भी आरोप उन पर लगाए जा रहे हैं। ऐसे में लगता नहीं है कि जो मिलिट्री जुंटा है किसी भी तरीके से अपने पावर में ढील देने की इच्छुक है आने वाले महीनों में। बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम जानकारियों के लिए अभिषेक। निश्चित तौर पर जो हालात हैं वो बेहद गंभीर स्थिति की ओर इशारा करते दिखते हैं म्यांमार में। आगे बढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। भारत के साथ बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल ने संयुक्त रूप से 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने का प्रस्ताव दिया था, और इस अवसर पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति ने यह कहा है कि भोजन का एक अहम हिस्सा होने के नाते विश्व के लिए बाजरा के पोषण और पारिस्थितिक फायदे को बढ़ावा देने के लिए ये एक बड़ा कदम है। उन्होंने बांग्लादेश, केन्या, नेपाल, नाइजीरिया, रूस और सेनेगल के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को उनके मजबूत समर्थन के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने सदस्य देशों को इंडियन मिशन द्वारा वितरित बाजरे का आनंद लेने पर अपनी खुशी भी जाहिर की। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरान के आइन अल असद एयरबेस पर कल हुए रॉकेट हमले पर कहा कि हमलावरों की पहचान के बाद ही कार्रवाई का कोई फैसला किया जाएगा। इराक के अरब अंबर प्रांत में अमेरिकी सेना के नेतृत्व वाले गठबंधन बलों के एक एयरबेस पर कल कम से कम 10 रॉकेट दागे गए थे। इस हमले में एक ठेकेदार की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुआ, और इस हमले की तत्काल किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। और वहीं ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका से परमाणु समझौते को बचाने के लिए प्रतिबंध हटाने का आग्रह किया है, जिसे संयुक्त व्यापक कार्य योजना के रूप में भी जाना जाता है। रूहानी ने कल कहा कि बातचीत ही इस मसले के लिए काफी नहीं है, इसके लिए अमेरिका की तरफ से कदम उठाने की जरूरत है। साथ ही रूहानी ने कहा कि ईरान का अपने परमाणु दायित्वों से क्रमिक रूप से पीछे हटना अमेरिका की JCPOA से 2018 वापसी के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी की अक्षमता के कारण है, ताकि उनकी परमाणु प्रतिबद्धताओं को पूरा किया जा सके। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर सौदे के अन्य दल अपने उपक्रमों का पालन करते हैं तो ईरान अपने दायित्वों का तुरंत फिर से उसे गले लगाएगा। इजरायल के तट पर हुए तेल रिसाव के मामले में इजरायल ने इसे ईरान के जहाजों से जोड़ा है। पर्यावरण संरक्षण मंत्री गिला गामलिल ने कहा है कि ईरान से फारस की खाड़ी और स्वेज नहर के रास्ते रवाना हुआ लीबिया का जहाज गया था। साथ ही उन्होंने कहा कि
एमराल्ड नामक कच्चे तेल का जहाज जब पूर्वी भूमध्य सागर से इजरायल के नजदीक से गुजरा तो वहां का पानी प्रदूषित हो गया। पर्यावरण से संबंधित समूहों ने इसे एक पारिस्थितिक आपदा कहा है और तेल रिसाव को पानी से हटाने में सालों का समय लग सकता है और इस मामले पर ईरान की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। और फ्रांस की बात करते हैं। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने अदालत द्वारा उन्हें दी गई जेल की सजा की निंदा करते हुए इसे गहरा अन्याय करार दिया है। सार्कोजी को भ्रष्टाचार के मामले में जजों को सूचना देने के लिए रिश्वत देने के मामले में 3 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। 1 मार्च को एक फ्रांसीसी अदालत ने यह पाया कि सार्कोजी ने साल 2007 के चुनाव प्रचार अभियान के वित्त की जांच के बारे में अंदर की जानकारी के लिए कार्यालय छोड़ने के बाद एक न्यायाधीश को रिश्वत देने की कोशिश की थी। सार्कोजी ने फैसले के खिलाफ दावा किया है कि 7 साल की लंबी जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है। और कोविड-19 ने पूरी दुनिया पर अपना कहर ढाया है और अब तक 11,57,31,000 से ज्यादा लोग इस महामारी की चपेट में आ चुके हैं। खुशी की बात यह है कि 9,14,40,000 से ज्यादा लोगों ने इस खतरनाक महामारी को मात भी दी है। दूसरी तरफ पूरी दुनिया में 25,70,000 से अधिक लोगों की ये महामारी जान भी ले चुकी है। कोविड-19 संक्रमण से अमेरिका सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, जहां अब तक 2,94,47,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अमेरिका में कोरोना से 5,31,000 से अधिक लोगों की मौत हुई है। अमेरिका के बाद ब्राजील में मरने वालों की संख्या 2,59,000 को पार कर गई है। और रुकेंगे एक और छोटा सा ब्रेक के लिए। आप बने रहें मिड डे प्राइम के साथ। नाइन to 5 जॉब, अरे 5 to 9 जॉब, भाग दौड़ ऑल द टाइम जॉब, द रोमिंग वाला जॉब, द डेडलाइन वाला जॉब और आर यू लिविंग इन द मार्केट वाला जॉब। जिंदगी में मौके ही मौके हैं। अपनी मर्जी से जॉब चुनिए, अपनी इच्छा अनुसार कमाइए, बन जाइए LIC एजेंट। ये है जॉब से बढ़कर, ये है करियर इंश्योरेंस। अपना बॉस खुद बनिए, बन जाइए LIC एजेंट। अब लाइफ सेट है। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और अब वक्त है खेल जगत की खबरों का। और खेल जगत की खबरों के साथ हमारे सहयोगी अशोक मारतुलिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, अब आपके पास। शुक्रिया ओपी। स्पोर्ट्स प्राइम में शुरुआत करते हैं भारत और इंग्लैंड बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच की। भारत और इंग्लैंड के बीच 4 टेस्ट मैच की सीरीज का चौथा और अंतिम मुकाबला इस समय अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जा रहा है। ताज़ा समाचार मिले तक इंग्लैंड ने 5 विकेट के नुकसान पर 121 रन बना लिए थे। इंग्लैंड की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने अपना पहला विकेट टॉम सिवले के रूप में गंवा दिया। सिवले को 2 रन के स्कोर पर अक्षर पटेल ने आउट किया। इसके थोड़ी देर बाद इंग्लैंड को दूसरा झटका लगा जब जैक क्राउले के रूप में विकेट गिरा, जिन्हें अक्षर पटेल ने ही आउट किया। इंग्लैंड को तीसरा विकेट कप्तान जो रूट के रूप में लगा, जिन्हें मोहम्मद सिराज ने 5 पर आउट किया। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे जॉनी बैरिस्टो को मोहम्मद सिराज ने ही LBW आउट किया। अब सीधे रुख करते हैं न्यूज़ रूम की तरफ, जहां हमारे संवाददाता मुकेश शुक्ला इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। चलिए अब बात करते हैं टेनिस की। भारत के टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने अपने ATP करियर की सबसे बड़ी जीत दर्ज करते हुए दूसरी वरीयता प्राप्त चिली के क्रिस्टियन गॉरिन को सीधे सेट में हराकर अर्जेंटीना ओपन टेनिस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। विश्व रैंकिंग में 150वें स्थान पर काबिज नागल ने दूसरे दौर में 6-4, 6-3 से जीत दर्ज की। गॉरिन विश्व रैंकिंग में 22वें स्थान पर है। नागल का सामना अब स्पेन के अल्बर्ट रामोस से होगा, जिन्होंने जर्मनी के डोमिनिक कॉफेर को 7-5, 6-4 से मात दी। ATP टूर लेवल की प्रतियोगिता में नागल पहली बार क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं।
बात करते हैं बैडमिंटन की। स्विच ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता में पीवी सिंधु ने जीत हासिल करते हुए अपने अभियान की शुरुआत की है। सिंधु ने पहले दौर के मुकाबले में तुर्की की नेस्लिहान यिगिट को 21-16, 21-19 से मात दी। सिंधु अब दूसरे दौर के मैच में अमेरिका की आइरिस वांग से भिड़ेगी। वहीं किदाम्बी श्रीकांत ने भी अपने पहले दौर का मुकाबला जीतने में सफलता प्राप्त की है। श्रीकांत ने 2018 के विजेता समीर वर्मा को 18-21, 21-18 और 21-11 से मात दी। चलिए एक बार फिर क्रिकेट की बात करते हैं और सीधे रुख करते हैं मुकेश शुक्ला की तरफ, जो इस वक्त न्यूज़ रूम में मौजूद है। मुकेश, जो इससे पहले मोटेरा में खेला गया जो मैच, उसमें 2 दिन ही में ही मैच समाप्त हो गया था। क्या लगता है कि पिंक बॉल से रेड बॉल की तरफ मूव किया इस वक्त टेस्ट ने? क्या लगता है कि ये चौथे दिन तक जाएगा, 5वें दिन तक, या फिर दूसरे तीसरे दिन ही मैच खत्म हो जाएगा? डिसाइडिंग टेस्ट मैच है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप पर भी दोनों टीमों की यहाँ पर नजरें थी, लेकिन इंग्लैंड के लिए अभी जो रास्ते हैं वो लगभग बंद हो चुके हैं। भारत के लिए यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने के लिए। और जो पहला इससे पहले मुकाबला खेला गया था मोटेरा में, वो पिंक बॉल से खेला गया था, तो उसमें देखने को मिला था कि जहाँ एक मिथ्य बना हुआ था कि फास्ट बॉलर्स को वो सपोर्ट करती है, लेकिन अक्षर पटेल ने वहाँ पर काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करके भारत को जीत दिलाई थी। और आज भी उन्होंने जिस तरह से पहले 2 विकेट चटकाए, तो रेड बॉल से भी कमाल दिखाने में कामयाब रही भारतीय। मोहम्मद सिराज ने जिस तरह से जॉनी बेयरस्टो को 146 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो गेंद डाली थी, बिल्कुल ही वो चकमा खा गए थे। तो इस तरह की गेंदबाजी देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर टीम के कप्तान ने भी सपोर्ट किया था कि उनकी गेंदबाजी जो है वो विश्व की बेहतरीन गेंदबाजी। और कई सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स ने भारत को पिछले ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज टीम से कंपेयर किया है, जो पिछले दौर में देखने को मिलती थी। तो उस तरह से काफ़ी कुछ भारत के पास है। और मोटेरा में पहले दिन भारत के लिए अच्छा रहा, और बेन स्टोक भी अब जब वापस जा चुके हैं पवेलियन, वॉशिंगटन सुंदर ने उन्हें आउट कर दिया, तो काफ़ी कुछ है टीम इंडिया। बिल्कुल। मुकेश, मोहम्मद सिराज की वापसी हुई है इस मैच में। क्या लगता है कि उनका चयन ठीक था? जिस तरह से टेस्ट चैंपियनशिप में भारत की नज़र है, लॉर्ड्स में खेला जाएगा टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो क्या लगता है कि इसमें जसप्रीत बुमराह की जगह जो मोहम्मद सिराज को लिया गया है, तो एक अच्छा मूव मानते हैं भारतीय टीम का? बिल्कुल, लगातार मोहम्मद सिराज ने साबित भी किया है। अभी देखिए, हाल ही दौरा जब विदेश से करके आई थी टीम इंडिया, तो वहां पर मोहम्मद सिराज की जो गेंदबाजी थी उनकी काफ़ी सराहना की गई थी, क्योंकि उनके पिता का इंतकाल हो गया था। उसके बावजूद उन्होंने खेलना जारी रखा था उस दौरे पर, और टीम इंडिया को जो जीत दिलाई थी, तो वो कहीं ना कहीं दिखाती है कि उनके अंदर कितना पैशन है क्रिकेट को लेकर के, और उनकी जो गेंदबाजी है किस तरह से स्विंग करती है, और कितने घातक गेंदबाज हैं भारत के लिए। और जसप्रीत बुमराह का अभी कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि देखिए उनकी अलग एक शैली है गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन इस तरह की जो बेंच स्ट्रेंथ है वो तैयार हो रही है भारत के लिए। जब लॉर्ड्स में ऐतिहासिक मुकाबला खेला जाएगा, क्योंकि क्रिकेट का मक्का कहा जाता है लॉर्ड्स, तो उसमें ऐसे गेंदबाज जब होंगे तो निश्चित तौर पर भारत के लिए उस चैंपियनशिप में, उस मुकाबले में काफ़ी कुछ होगा, और दुनिया देखना चाहेगी, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप खेली जाएगी 2 दिग्गज टीमों के बीच। बिल्कुल, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश इस तमाम जानकारी के लिए। वापस चलते हैं ओपी के पास। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश, अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और खेल की तमाम खबरों को हम तक पहुंचाने। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम। और पिछले दिनों दार्जिलिंग के राजभवन में 3 दिवसीय राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें देश के अलग अलग हिस्सों से कलाकारों ने भाग लिया। महोत्सव का हिस्सा बनकर ये कलाकार कितने उत्साहित दिखे, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशा ने। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में नन्हे कलाकार भी अपनी प्रतिभा से एक अलग ही पहचान बना रहे हैं कार्यक्रम के अंदर। आप बताइए कैसा लग रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में हिस्सा लेकर? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे हमें परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है और इतने सारे दुनिया से लोग आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप बेटा क्या परफॉर्म कर रहे हैं अपने कार्यक्रम में? मैं डांस कर रही हूँ। कैसे करते हैं आप? मैं वार करती हूँ ऐसे और डांस भी।
हम नेपाली ट्रेडिशन में ये सॉर्ड है, ये खुखरी बोलते हैं इसको, तो हम इससे अब एक डांस दिखाएंगे, वर्ड दिखाएंगे। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में नेपाली संस्कृति भी देखने को मिल रही है। कुछ कलाकार हमारे साथ हैं, बात करते हैं। कैसा लग रहा है राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में हिस्सा ले रहे हैं? बहुत खुश लग रहा है और एक्साइटेड भी है। हम नेपाली फोक डांस कर रहे हैं। वो हमारी संस्कृति है, वो हम सब दुनिया को दिखाना चाहते हैं। असम के कलाकार भी अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप लोग क्या प्रदर्शन कर रहे हैं राष्ट्रीय संस्कृति में? हम लोग म्यूजिक बैंड है, तो हम लोग सॉन्ग परफॉर्म कर रहे हैं। हम लोग जहाँ से आए हैं कार्बी आंगलोंग, वो है आसाम का हिल डिस्ट्रिक्ट। तो हम लोग का कार्बी आंगलोंग का जो फोक सॉन्ग है उसको हम लोग रॉक के साथ फोक फ्यूजन करा रहे हैं। तो खूबसूरत लोग और खूबसूरत उनके नृत्य और सांस्कृतिक छटा। और पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में सीमावर्ती गांवों को अब हर तरह से बेहतर कनेक्टिविटी मिल रही है। पैंगोंग सो के दक्षिणी किनारे पर स्थित मेराक और खाकटेक गांव में सोमवार को मोबाइल कनेक्टिविटी शुरू कर दी गई। चुशूल के पार्षद कोंचोक स्टैनजन ने मेराक में बीएसएनएल टावर का उद्घाटन किया। पेश है हमारे संवाददाता रमेश चंद्रा की ये खास रिपोर्ट। ये शुक्रिया अदा करने का एक आदर्श उदाहरण है। लद्दाख क्षेत्र में सेना और नागरिकों के सह अस्तित्व का एक लंबा इतिहास रहा है। हाल ही में जब चीन के साथ तनातनी के दौरान सेना को पूर्वी लद्दाख में बहुत समर्थन की जरूरत थी, तो जीरो बॉर्डर के ग्रामीण ही उनके साथ खड़े नजर आए। ग्रामीणों ने सेना की पूरी मदद की। ग्रामीणों ने ऊंचाई वाली सैन्य चौकियों पर खाद्य सामग्री पहुंचाई। हालात सामान्य हुए तो ऑपरेशन सद्भावना के तहत सेना ने ग्रामीणों के दशकों पुराने मोबाइल के सपने को साकार करने के लिए ओएफसी केबल बिछाई। सेना और बीएसएनएल ने मिलकर मोबाइल टावर लगाया। इनकी रिक्वेस्ट के ऊपर पे आर्मी ने और बीएसएनएल ने मिलके साथ में पूरे गांव का सपोर्ट रहा, काउंसलर साहब का भी सपोर्ट रहा और एक बीएसएनएल टावर लगाया गया, जिसमें आर्मी ने सामान लाने में और ओएफसी ले करने में पूरी मदद की है। जिसमें सिर्फ आर्मी को मैं नहीं दूंगा क्रेडिट पूरे गांव को, काउंसलर को और इवन स्टेट गवर्नमेंट को भी। बीएसएनएल ने आवश्यक उपकरण दिए और चुशूल पार्षद कोंचोक स्टैनजिन ने परियोजना के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली मुहैया कराई। फाइनली मेरठ और खाकटेक गांव अभी तक अनकनेक्टेड विलेज है, तो आज आर्मी के सहयोग से, बीएसएनएल के सहयोग से और लोगों के सहयोग से हम सब मिलके आज यहाँ पे मोबाइल टावर का इनॉग्रेशन किया। आज 70 साल के बाद पहली दफा इस गांव में कम्युनिकेशन का फैसिलिटीज आया। एलएसी पर तनाव घटने और कोविड टीकाकरण अभियान शुरू होने के साथ ही चुशूल और चांगथांग में रुकी हुई विकास से जुड़ी गतिविधियों के जल्द ही जमीन पर उतरने की उम्मीद बंधी है। हमारे यहाँ से निर्वाह चालू हो गया, हम खुशी की बात है ये, क्योंकि हम गाँव की तरफ से या मेरे तरफ से बीएसएनएल और काउंसलर 7 को, आर्मी को हम धन्यवाद करता हूँ
आज से आप बहुत खुशी है सर। पहले हम बहुत दिक्कत होती थी, हमारे कम्युनिकेशन नहीं होती थी, तो हम स्टूडेंट को दिक्कत होती थी और पेरेंट्स को भी स्टूडेंट अपने बच्चे से बात नहीं होती थी। तो अभी हमारे काउंसलर के तरफ से हमारा निर्वाह आ गया, तो हम बहुत खुश हैं। लद्दाख से रमेश चंद्रा की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और फिनलैंड के लैपलैंड इलाके में तोरासपी झील के ऊपर आकाश में नॉर्दर्न लाइट का नजारा देखने को मिला। सूर्यास्त के तुरंत बाद आसमान में नॉर्दर्न लाइट की झलक देखने को मिली, जबकि रात 10 बजे के बाद हरे, नीले और लाल रंग के मिश्रण वाली रोशनी काफी देर तक दिखाई दी। ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाने जाने वाली ये रोशनी करीब 1 घंटे तक आसमान में दिखाई दी। और अब जापान से जुड़ी एक बात। जापान में एक दशक पहले यानी 11 मार्च 2011 को आए भूकंप के बाद उठी विनाशकारी सुनामी लहरों की चपेट में फुकुशिमा परमाणु ऊर्जा संयंत्र आ गया था। लोग नाभिकीय संयंत्र में होने वाले रेडिएशन के डर से फुकुशिमा को छोड़कर चले गए थे। इसी क्रम में लोग पालतू बिल्लियों को भी छोड़कर चले गए थे। इन्हीं पालतू बिल्लियों की को देखरेख का काम करने का काम कर रहे हैं सकाय कातो। सकाय कातो ऐसे 41 छोड़ी गई बिल्लियों की देखभाल अपने 2 मंजिला मकान में करते हैं। कम संसाधनों के बावजूद भी उनका ये काम काफी प्रशंसनीय है। बज के साथ मिड डे प्राइम के आज के अंक में इतना ही। नमस्कार। और आपको सीधे इस वक्त दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय ले चलते हैं। वहां पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त चल रही है। करता हूं। आज की ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता जो है वो इसलिए भी आवश्यक है कि 3 महत्वपूर्ण बिंदुओं पे ये जरूरी है कि दिखाएं किस तरह से कांग्रेस पार्टी भ्रम, झूठ और अराजकता की राजनीति आज कर रही है। मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी सवाल तो पूछना चाहते हैं, लेकिन वो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी होती है, विपक्ष की जिम्मेदारी कुछ प्रश्न जब उन पे उठाए जाएं तो उत्तर देने की भी होती है, इससे दूर भागते हैं। और इस झूठ, भ्रम और अराजकता की राजनीति को जो वो करते हैं, पूरे देश की जनता के समक्ष रखने की जिम्मेदारी भी हमारी है। सबसे पहले ये जो भ्रम जाल फैलाया जाता है, भारत ने वाकई आत्मनिर्भर होके 2 स्वदेशी वैक्सीन यहां पे बनाए, जिसके लिए हर भारतीय को, वैज्ञानिकों पे, जितने हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं, चाहे डॉक्टर हो, पैरामेडिक स्टाफ हो, नर्सेज हो, इन पे गर्व है। लेकिन स्वदेशी वैक्सीन पे ही शुरू से ही ऐसे सवाल उठाना जो कि भारतीय जनता के मन में संदेह उत्पन्न करे,
आज ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब रिपोर्ट आई हैं कोवैक्सीन की एफिकेसी 81% है और हमें गर्व होना चाहिए एक देश होने के नाते, एकजुट होने के नाते, कि ये जो स्वदेशी वैक्सीन है पहला तो इतनी हाई एफिकेसी देती है जो कि विश्व में डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी वैक्सीन भी नहीं देती। और यह भी बात हमारे लिए गर्व की है कि पूरे विश्व में करीब करीब 65% वैक्सीन जो निर्माण होता है वो भारत में होता है। वैक्सीन बनाने में, आविष्कार करने में, रिसर्च करने में 10 साल का समय लग जाता है। क्या यह गर्व की बात नहीं है कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस देश की जो एजेंसीज हैं, आईसीएमआर, हेल्थ मंत्रालय, जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने 1 साल के कम समय में 2 वैक्सीन देश को दी। और ये कोई नहीं भूलेगा किस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, चाहे शशि थरूर हो, चाहे जयराम रमेश हो, और राहुल गांधी तो हमेशा नकारात्मक राजनीति में अग्रणी भूमिका निभाते ही हैं, उन्होंने इस वैक्सीन, कोवैक्सीन पे सवाल उठाए थे। ट्रायल 3 स्टेज अभी पूरी नहीं हुई है। उन्होंने ये नहीं देखा कि विश्व में क्या प्रोटोकॉल चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कह रहा है। यहां तक कह दिया गया कि बीजेपी का टीका, ऐसी भी पॉलिटिकल पार्टीज इस देश में है, दुर्भाग्य की बात है कि जो राष्ट्र का टीका आविष्कार किया गया उसको बीजेपी का टीका बता दिया गया। लेकिन आज गर्व की बात है कि 10 लाख से ज्यादा डोजेस जो है कोवैक्सीन की दी जा चुकी हैं। और यह भी गर्व की बात है कि वीवीआईपी कल्चर को तोड़ते हुए बड़ी जिम्मेदारी से जो एनडीए और बीजेपी की सरकार है उसने दिखाया कि नहीं, हर नागरिक की जान हमारे लिए हमारी प्राथमिकता है, उसे बचाना होगा। आप सोचिए, अगर यही कांग्रेस की सरकार होती तो सबसे पहला टीका लगता तो वो गांधी परिवार को लगता और वो उनका जन्मसिद्ध अधिकार माना जाता। फिर कांग्रेस के वर्कर आते सिफारिशी लेटर लेके, उनको लगता। लेकिन हमारे लिए गर्व की बात है कि जो टीके लगे पहली ड्राइव में, वो सबसे पहले कोविड वॉरियर्स को लगे। उनका प्रोटेक्शन होना चाहिए। उन्होंने अपनी जान पे खेल के इस देश का सर ऊंचा किया और उसके बाद हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह टीका लगवाया और वीवीआईपी कल्चर का अंत है, इसका संदेश भी दिया। इसका भी संदेश दिया कि यह वैक्सीन सही मायने में दिखाती है कि भारत आत्मनिर्भर हो चुका है। स्वदेशी वैक्सीन था। और तीसरा, जो लोग कहते थे कि प्रधानमंत्री जी टीका क्यों नहीं लगवाते हैं और भ्रमजाल इसकी गुणवत्ता पे फैलाते थे, उस भ्रमजाल को खत्म कर दिया। और ये भ्रमजाल जैसे ही खत्म हुआ तो आज विपक्ष की कुछ पार्टियां हैं जिनका नेतृत्व कांग्रेस करती है, उसको पीड़ा होने लगी और वो ये नहीं देख पाई कि आज देश गौरवान्वित है। लेकिन मैं यही कहूंगा, आज केवल भारत के लिए नहीं, तमाम ऐसे देश हैं, चाहे वो कैरेबियन कंट्रीज हों, चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क हों, ये लोग आज भारत पे निर्भर करते हैं। और भारत इतना मजबूत देश है कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के बाद पूरे विश्व में आज फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है
तो ये पहली जो बात थी वो भ्रम जाल पे थी, और ये बड़ा आवश्यक है कि जहां केंद्र की सरकार और जो भाजपा शासित राज्य हैं वहां पे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे कार्यकर्ता लगे हैं कि हम जनता में विश्वास पैदा करें, वहीं खासकर कांग्रेस और इसी तरह से छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने तो यहां तक लिख दिया कि हमें यह टीका कोवैक्सीन का मत भेजिए। केंद्र सरकार के विवेक, आईसीएमआर के विवेक के विरुद्ध जाके वे लिखते हैं कि कितना उचित है आज ये भारत पूछ रहा है। और आभार व्यक्त करना चाहिए जो नेता विपक्ष में हैं, शरद पवार जी हैं, नवीन पटनायक जी हैं, जो बाहर आए, जिन्होंने टीका लगवाया और एक मजबूत संदेश दिया कि कुछ मुद्दे ऐसे होंगे जिस पे राजनीति नहीं होगी और सत्तारूढ़ और विपक्ष दोनों एक हैं। मैं इस मंच से उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। ऐसा ही उदाहरण बाकी नेताओं को भी पेश करना चाहिए। बीजेपी का टीका नहीं, राष्ट्र का टीका है, राष्ट्र निर्माण के लिए यह टीका है। दूसरी बात, यह भी बड़ा अहम बिंदु है, झूठ की राजनीति। अभी 2 मार्च को अपरिपक्व, गैर जिम्मेदार राहुल गांधी एक ट्वीट करते हैं और कहते हैं मणिपुर में 12 एमएलए इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए, निष्कासित किया जाए, और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मणिपुर के गवर्नर को यह कह दिया है, निर्देश दे दिया है। तो मैं इतना ही कहूंगा, संवैधानिक संस्थाओं को तार-तार करना, मर्यादा ना रखना, उन पे सवाल करना, विश्वास ना करना, यह चरित्र कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रहा है। और जब संवैधानिक संस्थाओं की बात आए तो यह अति आवश्यक है कि संवैधानिक संस्थाओं के वक्तव्य को पूरा आदर मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो वक्तव्य और ट्वीट राहुल गांधी ने किया है, इसका खंडन करते हुए एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, और यह महत्वपूर्ण बात पूरे देश में मीडिया के माध्यम से जानी चाहिए। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कहा है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नेवर डिस्कसेस अ प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की प्रवक्ता ने कहा, एक संवैधानिक संस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको कमजोर करने का बीड़ा कांग्रेस पार्टी ने उठाया हुआ है, और दूसरी संवैधानिक संस्था महामहिम राज्यपाल का ऑफिस, इनके बीच में जो भी बातचीत हो, पत्रों का आदान प्रदान जो भी दिया जाए, उसको पब्लिक डोमेन में बिना ये जाने कि सत्य क्या है, ये कितना उचित है। और इसी तरह कुछ दिन पहले जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने चुनाव घोषित किए 4 राज्य और 1 यूनियन टेरिटरी के, तो भी कई विपक्षी दल हैं जो बौखला के बोले, ऐसा क्यों किया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कोई और चलाता है। मैं वो पूरा बयान भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि वो मर्यादित नहीं होगा। हमारे देश का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है जो निष्पक्ष है, सर्वोच्च न्यायालय ने भी यही कहा है, और जो इलेक्शन कंडक्ट कराने की बात आती है, उसकी सुपरिटेंडेंस की बात आती है, तो इस तरह की हल्की टिप्पणियां
हमारे लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। पश्चिम बंगाल के चुनाव में 8 दौर के मतदान होंगे, ये तय करने का क्षेत्र अधिकार केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है। इलेक्शन जीत जाओ तो ईवीएम के बल्ले बल्ले, अगर हार जाओ तो ईवीएम खराब। ये दोहरा चरित्र, ये झूठ की राजनीति आखिर कब तक करोगे? जो तीसरा मुद्दा है, यह भी बहुत अहम है और इसको कहेंगे अराजकता की राजनीति। अराजकता की राजनीति मैं इसलिए कहता हूं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे देश का अपना कार्य कर रहा है और हम सबको पता है कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे पूछताछ की गई और जिनके कार्यालयों पे, घरों पे रेड भी हो रही है। कानून अपना काम ना करे, यह कांग्रेस पार्टी का चरित्र है। वो चाहती हैं कानून मोड़ दिया जाए, तोड़ दिया जाए, लचीला रहे, जिसको वो चाहें उसको बचा लें। और कोई अपराधी भी है, अगर वो गुणगान करता है परिवार का, तो कानून कोई कार्रवाई ना करे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अब श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की एक सरकार है जो सारी जांच एजेंसियों को खुला हाथ देती है। यहां कोई सेलिब्रिटी, वीवीआईपी, बॉलीवुड स्टार नहीं होता है, एक नागरिक होता है। और एक नागरिक कानून का पालन करेगा, यह उससे उम्मीद की जाती है, यह उसका मूल कर्तव्य है। और अगर कोई नागरिक कानूनों को तोड़ेगा, टैक्स इवेजन करेगा, देश के खिलाफ साजिश करेगा, तो बिल्कुल, चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो, सीबीआई हो या एनआईए हो, वो प्रतिबद्ध हैं और उनका कर्तव्य है कि वो अपना काम करे, नियम अनुसार करे, कानून के अनुसार करे। मुझे बहुत पीड़ा से लेकिन जिम्मेदारी से कहना पड़ रहा है कि यह कांग्रेस का ही चरित्र हो सकता है कि जब वो सत्ता में होते हैं तो जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको खत्म करने का काम करते हैं। They destroy the institutions which are constitutional or statutory when they are in power. And when they are in opposition, they like to discredit these institutions. How healthy is it for our democracy? And you discredit these institutions without an iota of evidence? हम लोग कभी भूल सकते हैं कि सीबीआई को सत्तारूढ़ और विपक्ष क्या कहता है, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। सर्वोच्च न्यायालय उसने कहा था कि कांग्रेस पार्टी और यूपीए में पिंजरे का तोता बना दिया इन्होंने कोलगेट स्कैम में। और आज जब निष्पक्ष होके पूरी निर्भीकता से वो पिंजरे का तोता एक बाज बन गया है, भ्रष्टाचारियों को काट रहा है, तो इनको दर्द हो रहा है। और मुहावरों का बड़ा शौक उठा है आजकल राहुल गांधी जी को। तो मैं उनसे इतना ही कहूंगा, ये सब जो आरोपी हैं, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे। राहुल गांधी खुद भ्रष्टाचार के मामले में बेल में बाहर है। सोनिया गांधी जी अध्यक्षा हैं, वो खुद बेल पे बाहर हैं भ्रष्टाचार के मामले पे। और जैसा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी कहा है,
100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को। एक ईमानदार सरकार को, जो कि एजेंसियों को अपना काम करने दे रही है, अब कांग्रेस पार्टी बताएगी कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे अपना काम करे। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, सवाल पूछने का बड़ा शौक है राहुल गांधी जी आपको। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी ने जब आपसे सवाल पूछे थे तो आप ऐसे गायब हो गए थे जैसे गधे के सर से सींग। जब अच्छा लगे तो सवाल पूछो, और जब कोई आपसे सवाल पूछे तो भाग खड़े हो, गायब हो जाओ। आप कहते हैं बात करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता यहां आके आपकी हर बात का उत्तर दे रहे हैं। लोकतंत्र मजबूत तभी हो सकता है कि आप प्रश्न पूछे और हम उत्तर दें, और जनता तय करेगी किसकी बात में दम है, कौन ईमानदारी से सेवा कर रहा है। लेकिन आपसे जब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सवाल पूछे तो आपने उत्तर नहीं दिया। डिफेंस कमेटी की जो मीटिंग होती है जिसके आप सदस्य हैं, आप क्यों नहीं जाते? रॉबर्ट वाड्रा, जिन्होंने किसानों की जमीन हड़प ली और न्यायालय के आदेश के बाद सीबीआई जांच चल रही है, चाहे बीकानेर में हो चाहे हम हरियाणा में देखें, आप उस पर कभी बात क्यों नहीं करते? नेशनल हेराल्ड केस पे कभी हिम्मत तो दिखाइए, बात तो करिए। सरकारी जमीनों का घोटाला करके अपनी निजी संपत्ति खड़ी कर रहे हैं, यह कितना उचित है? देश की जनता पूछती है राहुल गांधी जी, वो जो एमओयू किया आपने एक विदेशी ताकत से, उसको सार्वजनिक करेंगे कि नहीं? वो निरस्त हुआ कि नहीं? और लोग तो कहते हैं आपने रिश्वत भी ली पार्टी चलाने के लिए। क्यों किया ऐसा? और एक सवाल हम नहीं पूछते हैं भाई, लोकतंत्र लोकतंत्र बातचीत होना बड़ा अच्छा है, संवाद बिल्कुल है। ये G23 आप ही के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा जी, गुलाम नबी आजाद जी, कपिल सिब्बल जी एक प्रश्न पूछ रहे हैं। ये आईएसएफ जो इंडियन सेक्युलर फ्रंट है, जिसके मौलाना कहते हैं या अल्लाह मेरी दुआ कबूल करो, 50 करोड़ हिंदुओं को मार दो, ऐसा वायरस है ये। उसके साथ जब कांग्रेस पार्टी समझौते की बात करती है तो ये पंथ निरपेक्षता ही है ना? ये जरूर हमें बताइएगा, क्या पंथ निरपेक्षता का मतलब अब यह है कि आप एक धर्म विशेष के साथ जुड़े और दूसरे धर्म विशेष के जो नागरिक हैं उनको आप द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दें? यह सवाल हर नागरिक पूछ रहा है और हमारे प्रश्नों का उत्तर आपके पास नहीं होगा। लेकिन यह यकीन है कि अगर आप वाकई लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो जो आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं उस पे आप उत्तर जरूर देंगे। और अंत इस बात से करना चाहता हूं, हर चीज में विरोध विरोध विरोध। देश के लिए कुछ अच्छा है, अनुच्छेद 370 संशोधन विरोध, ट्रिपल तलाक का कानून लाया, महिलाओं को सम्मान दिलाया विरोध, सीए का विरोध, वन रैंक वन पेंशन अच्छी लागू नहीं करी। कभी सोचिएगा, चिंतन करिएगा, कांग्रेस पार्टी को भी चिंतन करना चाहिए। और यह चुनौती भी है आपको। 7 साल की सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, केवल 7 मुद्दे बता दीजिएगा जिस पे आप साथ खड़े रहे सरकार के, और आपने कहा कि हम इसलिए साथ हैं क्योंकि यह कार्य देश हित में है
और हम विपक्ष में हैं तो क्या हुआ, हम इस देश को मजबूत करना चाहते हैं। 7 मुद्दे नहीं मिलेंगे। रोड़े लटकाए आपने, रोड़े लटकाए, व्यवधान पैदा किए, लेकिन ये इच्छा शक्ति ही थी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की, सरकारों की, जिन्होंने सुनिश्चित किया कि अगर देश हित में कुछ है तो उसको रुकने नहीं देंगे। भारत मां का शीश हम झुकने नहीं देंगे। और इसीलिए ये जो झूठ, भ्रम और अराजकता की राजनीति है, इसका अंत होना चाहिए। आपने कुछ गैर जिम्मेदाराना प्रश्न पूछे, हमने उसका उत्तर दिया। हमने भी कुछ प्रश्न पूछे। अगर आपको लगे कि लोकतंत्र में आपको उत्तर देना बनता है तो इन बातों का उत्तर जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो आप सुन रहे थे गौरव भाटिया, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल खड़े किए। खासतौर पर उन्होंने कुछ ऐसे मसलों का जिक्र किया है, जैसे वैक्सीन को लेकर आखिर क्यों राजनीति हुई और पहले भी देखने को मिली और अभी भी इस सब मसले को लेकर, क्योंकि देश कोरोना के खिलाफ युद्ध लड़ रहा है, लेकिन बावजूद उसके एक तरीके से वैक्सीन पे सियासत देखने को मिली। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि चुनाव आयोग अपने आप में एक संवैधानिक संस्था है, अगर वो कुछ फैसले लेता है तो उस पर भी क्यों आखिर सियासत करते नजर आ रही है कांग्रेस और कुछ विपक्षी दल। इसके अलावा उन्होंने जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसके माध्यम से जो रेड की गई कुछ लोगों के खिलाफ, उस पर भी क्यों आखिर सियासत की जा रही, इस पर भी सवाल उठाया। कहा ये अपने आप में एक इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं, ये स्वतः अपने तरीके से काम करती है, लेकिन इस पर सरकार के हस्तक्षेप के गलत आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। इस बात का भी जिक्र किया गौरव भाटिया ने कि राहुल गांधी कई सवाल करते हैं लेकिन खुद जवाब नहीं देते हैं और एक तरीके से वो लोकतंत्र में जो संवाद की परंपरा है उससे खुद को अलग रखने की कोशिश करते हैं और ऐसे लोकतंत्र की मजबूती नहीं होती। उन्होंने उन्हें एक तरीके से बेल पे छूटा हुआ भ्रष्टाचार के मसले में नेता बताया और कांग्रेस पर कई प्रकार के सवाल खड़े किए। और उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कांग्रेस के अंदर से ही जो तमाम वरिष्ठ नेता एक तरीके से सवाल पूछ रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, कांग्रेस उसका जवाब नहीं दे रही है। तो ये एक प्रकार से बीजेपी का कांग्रेस के ऊपर गंभीर आरोप। आगे बढ़ते हैं और हमारे कार्यक्रम डॉक्टर से स्पीक की हम अब शुरुआत करते हैं। इस कार्यक्रम में हम कोविड से संबंधित तमाम मुद्दों, उसके प्रभाव और आपके कोविड से जुड़े सवालों को हम शामिल करते हैं। हमारे साथ मौजूद डॉक्टर्स के माध्यम से हमारी कोशिश होती है कि आपकी सभी शंकाओं का हम समाधान कर सके। हमारी फोन लाइन भी खुल चुकी है और आपके लिए, और आपको हम ये नंबर बता देते हैं। आपको दिल्ली का कोड मिलाना होगा 011। इसके अलावा हमारा लैंडलाइन नंबर है 23387031। इसके अलावा एक दूसरा नंबर भी है, आप दिल्ली का कोड मिलाने के बाद मिला सकते हैं 23097655। इसके साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर हमको सवाल कर सकते हैं, ट्विटर पर भी हमसे सवाल कर सकते हैं। हमारी कोशिश होगी अधिक से अधिक सवालों को शामिल करके हम डॉक्टर्स के माध्यम से आप तक उन शंकाओं का समाधान पहुंचा सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। हमारे डॉक्टर्स जो पैनल में आज मौजूद हैं हमारे साथ, उनका हम स्वागत करते हैं, उनका परिचय कराते हैं। डॉक्टर सुधीर भंडारी जी हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि प्रिंसिपल हैं सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सर आपका स्वागत है। इसके अलावा डॉक्टर रोहित सरीन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो कि प्रिंसिपल कंसल्टेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीजेस के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। इसके अलावा डॉक्टर नरेश गुप्ता हमारे साथ में जुड़ेंगे, जो मेडिकल कंसल्टेंट है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली के। आप तीनों का सर स्वागत है। सबसे पहले रोहित सरीन जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। हिंदुस्तान जहां पे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम दुनिया के सबसे बड़े एक तरीके से टीकाकरण कार्यक्रम के तौर पर देखा जा रहा है, सियासत अपनी जगह है क्योंकि उसका सवाल आपसे पूछने कोई मतलब नहीं, लेकिन बावजूद उसके कितनी बड़ी उपलब्धि तब जबकि हम बहुत तेज गति से वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते अपने आप को देख पा रहे हैं।